नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहद खास ब्रॉडकास्ट में। खास इसलिए क्योंकि आज हम आपको ले जाएंगे कश्मीर की वादियों में, जहां बर्फ की खामोशी में भी कहानियां फुसफुसाती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इन पहाड़ों की दर्रों में भी कितने राज छुपे हैं? कश्मीर की वादियों की इसी रहस्यमयी दुनिया को पर्दे पे लाने की कोशिश कर रही है सुपरनैचुरल थ्रिलर बारामूला। बच्चों का कुछ पता चला? बच्चे बक्सों में से झील के बीच में से गायब हो रहे हैं। सब कनेक्टेड है। और हमारे साथ आज फिल्म की पूरी टीम मौजूद है। स्वागत कीजिए इस रहस्यमयी दुनिया के निर्देशक आदित्य सुहास का। और इस कहानी को किस तरह से रचनात्मक तरीके से इसको बड़े पर्दे पर लाए हैं, उसके लिए मुनार ठाकुर हैं हमारे साथ। और साथ ही इसमें खास अंदाज में आपको बेहद सशक्त अभिनेत्री भाषा सुमली भी नजर आएंगी। बहुत फैंस हैं उनके और एक बार फिर उनको एक नए अंदाज में देखने में बहुत मजा आ रहा है दर्शकों को। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। और फिल्म रिलीज हो चुकी है, शुरुआती प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं। तो सबसे पहले आदित्य आपसे पूछना चाहूंगी, कश्मीर की वादियों को हमने पर्दे पे बहुत बार देखा है, उसकी खूबसूरती या जो कई बार उसका विवाद भी रहा, लेकिन एक हॉरर जॉनर में पहली बार मेरे ख्याल से हम कश्मीर को देख रहे हैं। सबसे पहले ये सोच कैसे आई कि क्या कुछ इस तरह के जॉनर में हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कश्मीर के बैकड्रॉप पे? हाँ, आइडिया हमेशा ये थी कि जो पहले से किया जा रहा है उसको चेंज किया जाए। ये जो नज़रिया है कश्मीर को देखने का जिसके दो पहलू हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, मैं ऐसे प्रेजेंट करूँगा उस चीज़ को। हम किसी और नज़रिए से कश्मीर को कभी आज तक देख नहीं रहे हैं। तो आइडिया यही था कि क्या कश्मीर पूरी की पूरी अलग तरीके से हम उसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, एक अलग जॉनर में हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या, और वो करते वक्त क्या हम उस जॉनर को भी खुद बेंड कर सकते हैं क्या। क्योंकि हॉरर फिल्म में जब हम देखते हैं तो उसका एक पैलेट होता है, उसका एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम फॉलो करते हुए देख रहे हैं आज तक भी। तो क्या हम उसको भी रीइन्वेंट कर सकते हैं, ये सोच उसके पीछे थी, जिसकी वजह से हमने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको करने का प्रयास करेंगे, और आज फिल्म बन गई। भाषा, कश्मीर फाइल्स के बाद आपको बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं मिली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार में आप उसमें आई थी। उसके बाद आपको इसका बारामूला में काम करने का मौका मिला। किस तरह से देखती हैं कि कश्मीर, एक बार फिर वही कश्मीर का सेटअप, लेकिन इस बार अपने किरदार में कुछ नया लाने का प्रयास था, या क्या सोच के आपने इस कहानी को सबसे पहले अप्रोच किया? बहुत ही अलग प्रकार की दोनों फिल्में हैं। कश्मीर एक कॉमन मुद्दा है उन दोनों में, लेकिन ट्रीटमेंट अलग है। कहानी का मेन जो मुझे लगता है आत्मा तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ही अलग था। किरदार मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत अलग था, पोल्स अपार्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन उसकी जो एक सेंसिबिलिटी है जिससे मुझे रिलेट हुआ गुलनार सैयद के कैरेक्टर की, वो मुझे लगता है वो एक धागा पकड़ के मैं इसमें चली हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। एंड माय डायरेक्टर हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन, बिकॉज इट वाज हिज विजन। एंड हर कदम पे उन्होंने मुझे बताया कि गुलनार इस तरह से सोचेगी, इस तरह से करेगी। करते करते फिर मुझे धीरे धीरे वो कैरेक्टर की, क्योंकि हमारे भारत में क्या होता है ना, इतना समय मिलता नहीं है कैरेक्टराइजेशन करने के लिए जैसे वेस्ट में मिलता है। इतना समय जब होता नहीं है कैरेक्टराइजेशन करने के लिए, तो आपको पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ता है कि ठीक है अब चलते हैं। और दूसरी बात, कश्मीर अपने आप में इतना चैलेंजिंग है, वहाँ पे जाना, फिर वहाँ शूट करना, जो भी क्लाइमेट है और जिस तरह से, और मैं बतौर खुद एक कश्मीरी होने के नाते या बारामूला से होने के नाते काफ़ी अपनी पर्सनल मेमोरीज, पर्सनल एसोसिएशंस को साइड रख के उस कैरेक्टर के ज़रिए से आपको देखना पड़ता है, एक नई दृष्टि से देखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों में आपका, मुझे लगता है जो वर्षों की ट्रेनिंग है एज एन एक्टर, वो काम आती है। वहाँ पे आपका क्राफ्ट काम आता है। तो मुझे लगता है कि आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ द टीम। एक मोनाल जी, मुझे पता है हर सीन के पहले मेरे को आके ये ब्रीफ देते थे कि एज अ राइटर हमने इसको इस तरह से देखा है। फिर आदित्य सर वुड कम एंड डायरेक्टर के तौर पे वो अपना नज़रिया देते थे। उन चीज़ों से एक परफॉर्मर को बहुत हेल्प होता है, जो मुझे मिला। इस अदरवाइज गुलनार सैयद करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। दिखता सामने से जब मैंने अप्रोच किया था, मुझे सरल लगा था, मैं सच बताऊं। और बाद में मुझे लगा कि ये तो बहुत ही जटिल है और पता नहीं मैं इसके साथ इंसाफ कर पाई कि नहीं। इंसाफ तो आप जरूर कर पाई, और वो ऑडियंस के रिएक्शंस बता रहे हैं। मोनाल, आर्टिकल 370
टोटल फैक्ट्स पर बेस्ड थी और काफ़ी हार्ड हिटिंग थी। उसके बाद बारामूला, किस तरह से वो आपका रहा कि क्या कुछ आप वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर बारामूला में डाला? क्या कुछ सोच थी इस फिल्म को और कितना आपको लगता है कि जितना सोचा था वो उतना स्क्रिप्ट में निकल कर आया और फिर उतना कैमरे पर भी हम जस्टिफाई कर पाए? जी, दोनों बहुत ही अलग किस्म की फ़िल्म है, हालाँकि दोनों पॉलिटिकल रियलिटीज़ के साथ डील करती हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जो फ़िल्म पॉलिटिकल फैक्ट्स पे बेस्ड होती है वो सिनेमैटिक उतनी नहीं होती है, ऐसा उसको लोग एज़ सिनेमा इतना नहीं कंसिडर करते हैं, तो ये एक हमेशा चैलेंज रहता है। बारामूला हमें इस बात का बहुत गर्व है कि कैसे एक फ़िल्म जो कि सिनेमा है, जैसे हम वेस्ट में देखें तो शिंडलर्स लिस्ट फ़िल्म है स्टीवन स्पीलबर्ग की, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में बात करती है पर वो कभी अपने क्राफ्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैसेज जो होता है वो फिल्म से इम्पोर्टेंट नहीं होता है, फिल्म हमेशा सबसे ऊपर आती है। तो वो हमारा अप्रोच था और हमें बहुत गर्व है कि हमने एक टाइट पॉलिटिकल थ्रिलर भी बनाई है जो कि आर्टिकल 370 है, और एक दूसरी पॉलिटिकल फिल्म बनाई है जो आपके दिल को छू के जाती है, बिल्कुल आपको महसूस करवाती है ऐसे इमोशंस जो सबसे ऊंची कोटि का सिनेमा होता है वो करवाना चाहिए उसको। तो ये हम खुश थे। स्क्रिप्ट से जहाँ तक कि स्क्रीन तक लेके आने की बात है तो डायरेक्टर, मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ऐसे डायरेक्टर है जो मेरे को राइटर भी हैं, जिनका विजन, एक क्लैरिटी जो चाहिए एक डायरेक्टर को वो उनके पास है, क्योंकि 200 लोग आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं सेट पे कि आपकी क्लैरिटी के ऊपर एक एक छोटी छोटी चीज़ होने वाली है, तो वो क्लैरिटी उनके पास है। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं एक एसोसिएट क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ इस फिल्म पे, तो मैं सेट पे उनके साथ बैठा था, तो जहाँ मैंने उनको बड़ा परेशान भी किया है कि जहाँ मुझे लगा कि और ये हो सकता है वो हो सकता है, बट बीइंग द डायरेक्टर ही इज, उन्होंने हमेशा फिल्म के साथ जस्टिस किया है अबव एंड बियॉन्ड। और मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि बारामूला पहले शूट हुई थी, अच्छा, इसके जी, बाद actually 370 हुई थी। ये फिल्म की जर्नी बड़ी लंबी रही, 5 साल की जर्नी 5 रही साल है, की जर्नी जिसके बीच में हमने आर्टिकल 370 बनाया। क्या बात है, ये भी एक बड़ा रास्ता जो यहाँ खुला है। अच्छा, आर्टिकल मतलब आदित्य, मतलब कह सकते हैं हम अलग अलग जॉनर्स की बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आपने कश्मीर का जॉनर पकड़ लिया है कि यहाँ की कहानियों को मैं बड़े पर्दे पर लेकर आऊंगा। यहाँ की कई ऐसी अनसुनी और छिपी हुई कहानियां हैं जिनको मुझे बड़े पर्दे पे लाना है, ऐसा कुछ है? नहीं, काफी ऐसा कुछ प्रेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है हर एक की एक डेस्टिनी होती है डायरेक्टर की भी। अच्छा, मैं गोवा से आता हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि मेरी पहली फिल्म मैं ऐसी जगह एक्सप्लोर करूंगा जहाँ पे मैं कभी बतौर एक टूरिस्ट भी नहीं पहुंचा हूँ। जब मैं बारामूला चालू किया, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्च एंड ऑल, तब तो मैं कश्मीर में भी नहीं गए थे हम लोग। उसके बाद हम गए, मतलब जब जर्नी चालू हुई उसके बाद हम गए वहाँ पे और सब देखा। तो ये एक डेस्टिनी होती है, कोई एक जगह होती है जो आपको बुलावा दे देती है, यार आ जाओ, आपकी तकदीर में लिखा है। और जब मैं वहाँ चला गया तो हाँ, मतलब कश्मीर जैसी मतलब जगह, वहाँ एक साइलेंस है, और वहाँ की मतलब मैं तो मानता हूँ कि वो पास्ट जो है, जो उसका कल्चर है, जो उसका इतिहास है, वो आप कोई भी अगर बात भी नहीं करेगा ना, तो भी वो आपसे कुछ ना कुछ रूबरू या कुछ बातचीत होती रहती है अगर आप सुनो तो। ये सेंसेशन जो था ना मुझे, वो कश्मीर, मतलब इसीलिए मैं कश्मीर में और 2 फिल्में मैं कर पाया। लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि चलो कश्मीर पे बनाना है तो हम उसके ऊपर ढूंढेंगे और उसके हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं था। बहुत ही ऑर्गेनिकली वो हुआ, और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि एक बुलावा था वो एक किस्म का। तो जब मैं पहली फिल्म भी की थी, जब बारामूला जब शूट की गई थी, तो मुझे तब भी एहसास हो रहा था कि मैं शायद वापस लौटूंगा, और लोगों को लग रहा था कि नहीं भाई, इतना ही 23 दिन ही मिलेंगे, इसके बाद एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलेगा, बहुत प्रोडक्शन से मुझे कहा जाता था। लेकिन एक तकदीर है, 370 की वजह से हम वापस कश्मीर चले गए, वापस उन्हीं वादियों में चले गए। तो ये जो हॉरर जॉनर है ये भी थोड़ा अंडररेटेड है, अगर हम बात करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, कि जो आपके स्टीरियोटाइप्स हैं जो हम देखते आ रहे हैं अपने बचपन से, वीराना, या वो उसी स्टीरियोटाइप पे आपको काम करना है, इसको तोड़ने का भी कोई एक वो मन में ख्याल था कि हम न्यू एज फिल्म मेकर्स हैं, हम कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे? 100% वो इरादा था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं ये फिल्म ही नहीं करता। मेरा उस फिल्म करने का मकसद, पहली लाइन ही मैंने ये कही थी कि हम वो नहीं करेंगे। मैंने आदित्य धर जी से डायरेक्ट कहा था, क्योंकि उसके पहले आदित्य धर जी के भी जहन में जो ख्याल था वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो हॉरर होता है, जैसे कॉन्जरिंग है जो बहुत ही अच्छा चला है, या डॉल, उसको पोजेशन, एक्सॉर्सिज्म, उसी इर्द गिर्द वो सोच रहे थे। तो मैंने उनको वहीं पे क्लियर किया कि हम ये नहीं करने वाले हैं, आप बस मुझे छूट दे दो कि आप जाओ और जो करना है कर लो। उसके बाद मैं लौटूंगा, और हम लौट के चले गए, तब बारामूला बनी। अगर ये नहीं होता
तो मैं ये फिल्म करने के लिए मतलब मैं करता ही नहीं है फिल्म, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी होता है सिनेमा में। बिल्कुल। भाषा एक तो हॉरर जॉनर, दूसरा -18 डिग्रीज में आपको शूट करना, तो मतलब डबल चैलेंज। कितना ये मुश्किल था कि सिर्फ 23 दिन, जैसे आदित्य ने कहा कि सिर्फ 23 दिन में आपने पूरी फिल्म निपटा दी, तो ये कितना बड़ा चैलेंज था कि वहाँ पर करना, किरदार को समझना, 18 डिग्री में भी सुंदर और भयावह दोनों लगना। सुंदर लगने की मुझे कभी चिंता हुई नहीं, क्योंकि नहीं, सच बताऊं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एक्टर हु मतलब कि बार बार शीशा दिखाओ, अरे मेरा बाल ठीक करो। मतलब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कैरेक्टर, जब आप कैरेक्टर ड्राइव्स यू, तो आपका गुलनार ने एक बार हाथ पकड़ लिया, मैं वहीं पे मैंने कहा चलो मेरा हो गया, समथिंग इज क्लिकिंग। 1-2 दिन मुझे लगा उसमें आने में, जैसा मैंने आपको कहा कि कैरेक्टराइजेशन का इतना टाइम मिलता नहीं है, और मिला भी नहीं इस फिल्म में। घटनाएं ऐसी घटी कि वह तुरंत शूट जब शुरू हुआ, और शूट में भी आपको बार बार टेक करने का भी इतना लग्जरी नहीं है, वी कैन टेक अनदर टेक, ऐसा नहीं हुआ। तो बस मुझे लगता है कि बहुत कम समय था हमको सब चीज़ करने के लिए। देयर वाज नो टाइम टू डाउट इवन कि अब जो हो, मतलब होता ना कि आपको लगता है कि सर एक बार एक और टेक, हाँ, बट डायरेक्टर सर को जितनी बार लगा, उन्होंने कुछ एक सीन है जिसमें वो आते थे बार बार कि okay, let us take more time, I think you can do better, I think I'm very very grateful कि to work with such a director who knows that he can take out even better from you, जहाँ पे आपको कभी कभी लगता है कि I think ये हो गया, मैं इससे ऊपर नहीं डिलीवर कर सकती, पर लेकिन वहाँ पे he would come to me and he would say कि let's try it one more time, and even अगर हुआ तो दिखा, मैं कहती करके दिखा दीजिए। मतलब हम जब NSD में काम करते थे ना, तो हमारे डायरेक्टर्स वुड से कि डायरेक्टर को अगर करके बताना पड़े तो बहुत बुरी बात है, लेकिन वही डायरेक्टर्स बाद में जब हमारे साथ नाटक करते थे वो खुद करके दिखाते थे कि हर डायरेक्टर में एक एक्टर छुपा हुआ होता है। हर डायरेक्टर में एक एक्टर छुपा होता है मेरे ख्याल से। I think he also comes because he also comes from theatre background, he understands एक्टर की प्रॉब्लम्स क्या होती है। मुझे लगता है वो काम करता है, and that's why he could empathize कि वो कहाँ फंस रहा है एक्टर, कोई भी एक्टर हो सेट पे, and उस तरह से हम काम कर पाए, because I think we were all on the same page. DSP सैयद अदवान शफीक नया आया है खास इस केस के लिए। लेकिन सर अभी तक रैंसम का कॉल क्यों नहीं आया? हर किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं होती है। यू कैन नॉट बी सीरियस सर। मजाक तो मैं अपनी बेगम के साथ करता हूँ बस, वो भी साल में 1-2 बार। कुत्ते की स्मेल आ रही है मेरे रूम से। यहाँ कोई कुत्ता है क्या? अगर कुत्ता होता तो भौंकता। ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई है। खालिद डार बच्चों को इकट्ठा करके पत्थरबाज बना कर ले गया था। सर ये सब बच्चों को एक-एक करके क्यों उठाया जा रहा है? और सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, ये बाल काट के फेंक देने का क्या मतलब होगा? बच्चों का कुछ पता चला? बच्चे बक्सों में से, झील के बीच में से गायब हो रहे हैं। सब कनेक्टेड है। मुनाला, आपके बारे में मैंने पढ़ा 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे कि किस्मत आजमाएंगे, दिल्ली से आप, हाँ, कि किस्मत आजमाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। आज 2 फिल्में आपकी आ चुकी हैं दर्शकों के बीच। क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से आप भी आगे बढ़ रहे हैं अपने क्राफ्ट में? बिकॉज इस समय मैं कह सकती हूँ कि भारतीय सिनेमा में एक वो समय है जो अवसर आपको मिल रहे हैं, आप जो करना चाहते हो आपको उस तरह की बैकिंग मिल रही है, आपको प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं कि कुछ अलग आया दिमाग में, चाहता हूँ करूँ, क्या मुझे मिलेगा, पैसा मिलेगा, फंडिंग मिलेगी काम करने का, वो आपको लग रहा है कि वो इस समय अच्छा समय है और यू आर पार्ट ऑफ दिस, सो यू फीलिंग नाइस? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है एक अच्छा समय है। हालांकि अक्सर ये बात की जाती है कि अभी थिएट्रिकल बिजनेस धीमा चल रहा है, बॉक्स ऑफिस इंडस्ट्री डाउन है, बट मुझे लगता है अच्छी कहानियाँ जब तक लिखी जाती है, एंड आई थिंक जामले सर विल ऑल्सो अग्री, बीइंग अ राइटर, सब कुछ पेपर पे शुरू होता है। हम फिल्म एक स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन उसकी नींव पेपर पे ही रखी जाती है, और जब तक अच्छी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, अच्छे लेखक अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं, तब तक अच्छा सिनेमा बनेगा और ऑडियंस देखने आ जाएगी। हमें कभी ऑडियंस को ग्रांटेड नहीं लेना है कि अगर आज हमने 2 कामयाब फिल्म बना ली है
तो हम कुछ भी लिखेंगे तो तीसरी फिल्म लोग देखने आएंगे, और अगर नहीं आ रहे तो वो हमारा सिनेमा नहीं समझ रहे। हमें हमेशा पुश करना है अपने आप को और अच्छा सिनेमा बनाना है। जहाँ तक कि आपने बात की जी, मैं दिल्ली में मैंने ज़्यादातर समय बिताया है, तो हम यहाँ दिल्ली में है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा एक्चुअली एयरफोर्स में थे, इसलिए हर जगह मैं घुमा हूँ, और इसलिए कश्मीर भी किसी भी मिलिट्री किड के लिए एक बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है जिससे। तो मेरा भी सौभाग्य रहा जामली सर के साथ 2 कश्मीर पे फिल्म करने का। हमारे प्रोड्यूसर्स भी कश्मीरी हैं, तो ये एक सारा, हमारे एक्टर्स कश्मीरी हैं, तो ये सारा एक जो डिवाइन कोइंसिडेंस कह सकते हैं वो रहा है। आदित्य, किस तरह से आप देखते हैं आज एक तो कश्मीर में शूट करना, जिसकी हमने बात की कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कितना बदलाव आप देख रहे हैं? आपने 2 फिल्में कश्मीर में की हैं, किस तरह से आप वहाँ पे भी एक बदलाव देख रहे हैं? वहाँ की कहानियों की बात हो, वहाँ के युवाओं से आपकी बातचीत होगी, वहाँ की लोकल कम्युनिटी, कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ है? बदलाव तो डेफिनेटली है। शूट करते वक्त भी हमें लग रहा था, क्योंकि पहले एक बीच में दौर आया था जहाँ पे वहाँ पे फिल्म शूट करना बिल्कुल ही मतलब इम्पॉसिबल टास्क हो जाता था। आज हम देखते हैं कि वहाँ पे लाइन प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, वहाँ पे अलग अलग टीम्स हैं, वहाँ पे थिएटर्स खुल गए हैं, ड्रामा हो रहा है वहाँ पे अभी श्रीनगर में, जम्मू में तो हो ही रहा था, लेकिन उसी के साथ जो जूनियर एक्टर्स हैं वो मिल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी फिल्म आप अगर पूरी की पूरी कश्मीर में शूट करना चाहते हो, जैसे बारामुल्ला था, आप यहाँ से बम्बई से एक्टर्स तो लेके नहीं जा सकते, मतलब जूनियर एक्टर्स एंड टर्शरी एक्टर्स, वो भी चल रहा है। अच्छी बात है, बहुत वहाँ पे सहयोग मिला हमें लोकल्स का भी, एक एक्सपीरियंस के तौर पे बहुत अच्छा था। 370 एब्रोगेट होने के बाद जो एक डिफरेंस था वो भी बहुत ही एविडेंट था, लेकिन उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इट स्टिल रिक्वायर्स मोर प्रोग्रेस। हमें पास्ट को भी वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या, जैसे हमने फिल्म में भी कहा है कि हम एक वी वांटेड टू शेड लाइट ऑन द सब्जेक्ट एंड लुक एट द फ्यूचर एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द आंसर, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। आज भी वहाँ पे बीच में मतलब सेंसिटिविटी तो अभी भी है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन था पूरा वक्त, सीआरपीएफ, जेके पुलिस, इसकी वजह से हम बहुत आसानी से कर पाए, लेकिन माहौल ऐसा होना चाहिए कि जब आप कह सको कि मुझे प्रोटेक्शन के बिना भी प्रोटेक्टेड फील हो रहा है। वो कश्मीर आज भी आना बाकी है। हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि वो आ गया है, वो बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ, प्रोग्रेस है, उसके लिए वक्त लगेगा, पेशेंटली हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन वो वक्त दे के वो ध्येय जो है कश्मीर के लिए, उसके साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो सोचना पड़ेगा कि कब ऐसा वक्त आए जहाँ पे हम कहें कि हम जाना चाहते हैं, किसी की व्हीकल की ज़रूरत भी नहीं है, हमें बहुत ही प्रोटेक्टेड लग रहा है, कोई प्रॉब्लम, जैसे कि बाकी प्रदेशों में हमें लगता है भारत में, जैसे कि बम्बई में लगता है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपका शूटिंग के टाइम या फिल्म रिलीज के बाद, अब जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिस संदेश को, जिस छुपी हुई कहानी को, या जिसके साथ ये फिल्म आपने बनाने की कोशिश की और पर्दे पे डाली, लोग उसको महसूस कर रहे हैं? एक तो मैं आपके माध्यम से उन सभी का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। आज ही सुबह मैं ये सोच रही थी कि आई शुड रीच आउट टू पीपल। एक्चुअली मेरा जो जितना भी सोशल मीडिया, जितना प्रोफाइल्स है, सबके डीएम ना वो भरे हुए हैं विद लॉन्ग मैसेजेस, हार्टफेल्ट मैसेजेस की मतलब we saw this film, and people who are from Kashmir, who are not from Kashmir, globally I'm getting messages. I'm sure all of our team are people are getting messages, and उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। and तो एक तो ये उस चीज़ का मुझे आभार व्यक्त करना था, और दूसरा ये कि फिल्म से कुछ स्पेशल मोमेंट्स, मुझे लगता है मेरा सबसे स्पेशल मोमेंट ये है कि जो घर देख रहे हैं ना आप, जिसमें शूटिंग हुई है, ये सारा घर जहाँ पे है, उसके कॉरिडोर से आते जाते उसके पीछे एकदम शारिका माता का मंदिर दिखता था मुझे। इट्स दैट कॉल्ड हारी पर्वत, वहाँ पे श्री चक्रेश्वरी पीठ है, सिद्ध पीठ है, मैं जा नहीं पाई, और मैं हर शॉट के पहले, सर आपको बताऊंगी, मैं पहले वहाँ पे ध्यान करके माता का स्मरण करती थी और अपना शॉट देती थी। सो दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, वेरी स्पेशल। चलिए आदित्य, चलते चलते आखिरी सवाल यही कि जिस जॉनर के साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके लिए ऑब्वियसली फैंस भी आपका काफ़ी शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें हैं, और खासकर जिस तरह से एक एवेन्यूज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब थिएटर्स का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आज स्क्रीन छोटी हो गई है, कंटेंट आपका बड़ा हो गया है, यू हैव OTT प्लेटफॉर्म्स, यू हैव सो मेनी एवेन्यूज़ जहाँ पर आप अपनी कहानी को दे सकते हैं और दर्शकों तक पहुँच सकते हैं। सो एज अ न्यू एज फिल्म मेकर आपका क्या कहना है इस पर?
एज अ न्यू एज फिल्म मेकर मैं बड़े पर्दे के लिए ही फिल्में बनाऊंगा और बनाता रहूंगा। हाँ, स्क्रीन छोटी हो गई है, कभी कभी उसमें अलग किस्म के फैक्टर्स आ जाते हैं जो मैं मतलब डिनाई नहीं करना चाहता। जैसे बारामुल्ला में अलग फैक्टर्स आ गए, उसके वजह से फिल्म OTT पे चली गई। आज नेटफ्लिक्स पे 100 आई थिंक 190 कंट्रीज तक वो पहुंची है, विच इज़ ग्रेट। लेकिन उसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि थिएटर तो थिएटर है और थिएटर तो रहेगा। हम बड़ी कहानियाँ बड़े पर्दों पे ही बताएंगे और प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि अगर कहानी में दम होगा तो बाकी ऑडियंस तो आपके साथ जुड़ी रहेगी। आई थिंक ऑडियंस ने जो अभी रिस्पांस दिया है, जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिला है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, लेकिन उसी के साथ हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, लेकिन आप उसी शिद्दत से आगे बढ़ो जिस शिद्दत से आपने बारामुल्ला और आर्टिकल 370 की है। वो हम कभी नहीं भूलना चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं विदाउट टेकिंग ग्रांटेड एनीथिंग। तो वो करते रहेंगे। और ऐसा प्यार जो जितना बारामुल्ला में मिला है, इतने लोगों ने मुझे आज तक कहा था कि ये वर्क नहीं करेगा। इंटरनली भी लोगों को लग रहा था कि फिल्म में रिसीव नहीं होगी, 2 जॉनर्स मिक्स करोगे तो पूरा का पूरा रायता फैल जाएगा। तो इतना सब फाइट करने के बाद, हर एक व्यक्ति के साथ फाइट करने के बाद, जब ऑडियंस खुद उसी शब्दों को आपको वापस एक रिस्पांस के तौर पे, फीडबैक के तौर में कहता है कि वो चीज जिसके लिए आपको टोका जा रहा था, वही चीज के लिए आज आपको प्रशंसा मिल रही है, वही चीज के लिए आज प्रशंसा करते हुए लोग रो रहे हैं इमोशनली। मुझे ये भी सुनाई दिया था कि किसी ने मुझे ये कहा था कि बारामुल्ला में उतना कुछ ऐसा खास प्लॉट है नहीं। तो मैंने कहा था कि अगर बारामुल्ला में प्लॉट नहीं है तो किसी भी फिल्म में प्लॉट नहीं है। मेरे लिए प्लॉट इस शब्द का मतलब ही चला गया, अगर आप कह रहे हो कि प्लॉट नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। हालांकि हर फिल्म में आपका संघर्ष होता है, लेकिन उस संघर्ष के बाद इस तरीके से जब आपको रिस्पांस दिया जाता है, मैं आई एम जस्ट ग्रेटफुल। आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स, जस्ट थैंक यू एंड वी विल गो फॉरवर्ड एंड विल कीप फाइटिंग हार्ड। हम करते रहेंगे प्रयास। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू उस कन्विक्शन के लिए, उस विश्वास के लिए कि मैं ये कहानी कहना चाहता हूँ और मैं इसी को कहूँगा, इसी अंदाज में कहूँगा, इसी तरीके से ये छोटे या बड़े पर्दे पर आएगी। बाकी हम सबको वो तालियां और सीटियां तो पसंद ही हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपकी फिल्म आएगी वो सीधे बड़े पर्दे पर जाएगी। तो एक बार फिर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाषा, मोनाल और आदित्य हमारे साथ DD न्यूज़ के इस खास ब्रॉडकास्ट में हिस्सा लेने के लिए। यकीनन ये फिल्म कश्मीर की उन कहानियों का एक आईना है जिसे आप ना सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। वादी की खामोशी, घाटी का वो रहस्य, यकीनन किस तरह से इंसानों की भावनाओं को इस फिल्म में पिरोया गया है, वो बेहद खास है। इन्होंने अपनी कहानी कह दी है। कश्मीर की एक और कहानी आप तक पहुंच चुकी है। अब बारी आपकी है कि कैसे आप इसको और भी आगे ले जाते हैं। फिलहाल इस संवाद को यहीं खत्म करते हैं। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। DSP सैयद अदवान शफी नया आया है, खास इस केस के लिए। लेकिन सर अभी तक रैंसम का कॉल क्यों नहीं आया? हर किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं होती है। You cannot be serious, सर। मजाक तो मैं अपनी बेगम के साथ करता हूँ बस, वो भी साल में 1-2 बार। कुत्ते की स्मेल आ रही है मेरे रूम से। यहाँ कोई कुत्ता है क्या? अगर कुत्ता होता तो भौंकता। ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई है। खालिद डार बच्चों को इकट्ठा करके पत्थरबाज बना कर ले गया था। सर ये सब बच्चों को एक-एक करके क्यों उठाया जा रहा है? और सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, ये बाल काट के फेंक देने का क्या मतलब होगा? बच्चों का कुछ पता चला? बच्चे बक्सों में से, झील के बीच में से गायब हो रहे हैं। सब कनेक्टेड है।